हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सिक्कर। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ लिया था? वो अपन ने पढ़ा था कि कार्पस कैलोसम हमने पढ़ लिया था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर पढ़ लिए थे, उसके डिफरेंट एरियाज पढ़ लिए थे, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब अपन बात करने जा रहे हैं, वो करेंगे आज डायंसिफेलॉन की। बेसल गैंग्लिया हमने पढ़ लिया, आज बात हो रही है डायंसिफेलॉन की, यानी अग्र मस्तिष्क का, यानी कि फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है। पहला था टीलेंसिफेलॉन जो हम पढ़ चुके हैं, ये डायंसिफेलॉन पार्ट। डायंसिफेलॉन क्लियर। अब इसमें देखिए आप, डायंसिफेलॉन में अंदर आपको पता ही है ये कहां होता है। देखिए आप, ऊपर तो आ गया टीलेंसिफेलॉन, इसके जस्ट नीचे आता है डायंसिफेलॉन। और इसके जस्ट नीचे आता है मिड ब्रेन। तो आपसे कोई पूछे कि डायंसिफेलॉन की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे टीलेंसिफेलॉन और मिड ब्रेन के बीच में कौन? डायंसिफेलॉन। कहां पर? ये पोजीशन। कहां? टीलेंसिफेलॉन के तो नीचे, मिड ब्रेन के ऊपर, यहां पर पोजीशन है किसकी? डायंसिफेलॉन के अंदर। चलिए, अब डायंसिफेलॉन में क्या आता है? इसमें सभी प्रकार के थैलेमस आते हैं, सारे थैलेमस इसी में ही है, ध्यान रखिए। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट थैलेमस खुद, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा एपिथैलेमस, और भी 5 तरह के थैलेमस होते हैं, लेकिन आपको इन 3 के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, ये तीनों भाग किसमें पाए जाते हैं? आपके डायंसिफेलॉन भाग में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? थैलेमस की। थैलेमस का दूसरा नाम है रिले सेंटर। क्या नाम है? रिले सेंटर। इसको रिले सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो भी हमारे शरीर की सूचनाएं आती है, जो संवेदी तंत्रिकाओं से सूचनाएं आती है, जिसको अपन कहते हैं एफरेंट नर्व या अभिवाही तंत्रिका के माध्यम से जो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। तो जैसे मान लो एक तरफ तो मैं यहाँ पर पेन चुबा रहा हूँ, एक तरफ यहाँ पिन चुबा रहा हूँ, तो दोनों सूचनाएं ब्रेन में जाती है। तो पिन वाला एरिया अलग है और पेन चुबा रहा हूँ वो एरिया अलग है, तो आपस में इनको क्या करती है? अलग करती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में फैलाती है, यानी कि उसको कहते हैं रिले सेंटर। क्या कहते हैं? रिले सेंटर। इसलिए इसको कहा गया कि सूचनाओं को फैलाता है, इसलिए रिले सेंटर है। इंपॉर्टेंट बात है डायंसिफेलॉन का 80% पार्ट, कितना? 80% भाग, 80% पार्ट अकेला थैलेमस कवर करता है। ध्यान रखिएगा, घेरता है। कितना? 80% भाग तो केवल थैलेमस ही घेर लेता है। पीछे जो बचे, जो 5 और थैले, जितने भी और थैलेमस बचेंगे, उनके लिए केवल 20% भाग आएगा। ध्यान रखिएगा, यह सेंसरी तथा सेंसरी ले लो, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ये अलग है, ध्यान रखना भैया, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन के विभिन्न भागों में भेजता है, ब्रेन के विभिन्न भागों में भेजता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? रिले सेंटर कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये थैलेमस का मूल कार्य है कि इंफॉर्मेशन को कहां भेजना? आगे भेजना। क्लियर? चलिए साहब, दूसरा आता है हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मेन रेगुलेशन यही से होते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ फंक्शन जो होते हैं, कार्य, वो यही से ही होते हैं। क्लियर? सबसे पहले बात, कहां पर होता है ये? पहली लोकेशन ये है थैलेमस के नीचे स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है? थैलेमस के नीचे स्थित होता है।
यानी ऊपर थैलेमस है, उसके जस्ट नीचे हाइपो। हाइपो का मतलब ही क्या हो, नीचे होता है। दूसरी बात, हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि भाई? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो अंतःस्रावी है। क्लियर? पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि ग्रंथि यानी ग्लैंड पाई जाती है, पूरा लिख देता हूं, पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि एक स्फीनोइड, हड्डी का नाम है ये, स्फीनोइड अस्थि की गुहा में स्थित होती है, जिसे सेला टर्सिका गुहा कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? कौन सी हड्डी? स्फीनोइड हड्डी होती है, उसकी एक गुहा होती है जिसका नाम है सेला टर्सिका, उसके अंदर स्थित होती है कौन? पीयूष ग्रंथि। भाई ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ोगे आप। हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि एक वृंत, यानी कि जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में स्टाल्क, STLK, या दूसरा नाम है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। जैसे मान लो ये हाइपोथैलेमस आ गया भाई, हाइपोथैलेमस के नीचे ये आ गई ग्रंथि, कौन सी आ गई है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आ गई आपकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो संरचना है, ये क्या आ गया ऊपर वाला? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस आ गया, और ये आ गया बीच में ये जो व्रंत है, जैसे कोई तने से कोई फ्रूट लटक रहा है, जैसे, इसको अपन कहते हैं स्टाल्क, STALK। क्लियर? पीयूष ग्रंथि किसके द्वारा जुड़ी हुई? स्टाक के द्वारा, या दूसरा नाम इसका इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट, अब आइए आप हाइपोथैलेमस के कार्य, ये लिखिए फटाफट। हो गया? चलिए, हाइपोथैलेमस के कार्य। तो थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के अंदर एक हड्डी की गुहा होती है, हड्डी का नाम है स्फीनोइड, उसकी गुहा का नाम है सेला टर्सिका, और उसमें उपस्थित होती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। तो आपसे पूछेगा पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो लिखना हाइपोथैलेमस में। कौन सी हड्डी की गुहा में? स्फीनोइड हड्डी की गुहा में। गुहा का नाम सेला टर्सिका। हाइपोथैलेमस से किससे जुड़ी होती है? व्रंतनुमा संरचना से, जिसको अपन स्टाक या इनफंडिबुलम कहते हैं। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। अब लगे हाइपोथैलेमस के कार्य। हाइपोथैलेमस के कार्य, क्या क्या कार्य है? पहला कार्य, तापमान का नियमन करना, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये है, ध्यान रखना इसका, टेम्परेचर का रेगुलेशन करना। इसका टेम्परेचर का रेगुलेशन करना, एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। तापमान, हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कार्य, हार्मोन का स्त्रावण करना। तीसरा कार्य, अन्य ग्रंथियों पर
अन्य ग्लैंड्स पर नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना। क्लियर? चौथा कार्य ईटिंग, खाना खाते हैं जो, ईटिंग, हंगर यानी भूख लगती है जब, थ्रस्ट यानी प्यास, फीडिंग यानी खाना खाना ही होता, दूध पीना हो गया, फीडिंग आदि केंद्र इसी में पाए जाते हैं। यानी खाना पीना जितना भी है, नहाना धोना, सबको नियंत्रण यहाँ से होता है। पांचवा ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ाया था मैंने आपको, किसमें? उत्सर्जन में, याद करो, सांद्रता, प्रसारणता, ऑस्मोलरिटी को बनाए रखना। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा? एडीएच हार्मोन का स्त्रवण करके। ब्लड की एडीएच क्या करता है? शरीर में जल की कमी नहीं होने देता है, एडीएच का स्त्रवण करना। चलिए साहब आगे बढ़िए आप। क्लियर? ये सारे काम है किसके? हाइपोथैलेमस के। चलिए साहब अब आता है नेक्स्ट, दूसरा पहला आ गया थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा एपिथैलेमस। ये लो यही सल्टा देता हूं मैं इसको, छोटा सा ही। ये जो है यह थैलेमस के ऊपर स्थित होता है, ध्यान रखना। इसमें एक और ग्रंथि होती है, इसलिए मैंने लिखा इसमें पीनियल ग्लैंड। कौन सी? पीनियल ग्रंथि, जिसको अपन कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। जैसे अपन सोते हैं, तो मान लो कोई 10 बजे सोता है, सुबह 6 बजे उठ जाता है, कोई 10 बजे उठता है वापस, सबकी अपनी अपनी। तो सोना और जगना ये सब कुछ अपने ब्रेन में फिक्स होता है, वो एक ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्लैंड या बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, जो किसमें स्थित होती है? एपिथैलेमस में। ग्रंथि है तो नो डाउट हार्मोन स्त्रवण करेगी ये तो। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा मतलब किससे? पीनियल ग्रंथि के, इसके द्वारा मिलेटोनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। कौन सा? मिलेटोनिन हार्मोन स्त्रावित होता है। और ये हार्मोन हमारी जैविक घड़ी को नियमित करता है, सोने और जगने को। इंग्लिश में कहते हैं स्लीप एवोक साइकिल। स्लीप एंड सोना, एवोक यानी जगना, साइकिल यानी चक्र को नियमित करता है। ये लीजिए साथ, ये बात हो गई आपके थैलेमस की। ये लिखिए फटाफट, थैलेमस हो गया, एपिथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये सारे समाप्त हो गए। लिखिए फटाफट। हो गया? चलिए चलिए
अब अपन पढ़ते हैं इसी का ही एक भाग, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम। क्या नाम है बेटा? लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन का हाइपोथैलेमस का ही भाग है ये, हाइपोथैलेमस और दोनों मिल जाएंगे। अभी देखो आप क्या, लिम्बिक सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं इमोशनल, और क्या कहते हैं? इमोशनल, भावुक ब्रेन, भावनाओं का केंद्र, इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्सा आना, फीलिंग आना, एंटरटेनमेंट करना, खुश होना, गुस्सा आना, किसी के ऊपर प्यार आना, किसी से नफरत होना, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती है? इमोशनल है, रोना, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती है? इमोशन से। तो लिम्बिक सिस्टम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम। ध्यान रखिएगा, लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल ब्रेन। कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये है सेरिब्रम यानी प्रेम मस्तिष्क, ये है सेरिब्रम तथा हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई के आपस में मिलने से होता है। किससे होता है? हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई एक तो, और सेरिब्रम के कुछ न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं और मिलने से होता है। और ये दोनों के मतलब हाइपोथैलेमस के और अपने सेरिब्रम के, और ये दोनों के न्यूक्लियाई मिलकर शरीर की विभिन्न भावुक यानी इमोशनल क्रियाएं यानी रिएक्शंस, यानी भावुक क्रियाओं, इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्बिक का मतलब इमोशनली होता है, सिस्टम कहते हैं भावनाओं का केंद्र। ध्यान रखना, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सेरिब्रम के और हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएंगे और दोनों को मिलकर अपन संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि ये हमारी इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। समझ गए आप? जैसे कुछ न्यूक्लियाई मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ न्यूक्लियाई, जैसे मान लो कुछ न्यूक्लियाई कैसे अपने हैं, जो एनसीईआरटी में दिए मैं वही लिख रहा हूँ, एमिगडाला न्यूक्लियाई। क्या नाम है? एमिगडाला न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का नाम है। अब इसका काम क्या करता है? ये फियर, पेन, लव, हेट आदि ETC का मतलब आदि इमोशंस को कंट्रोल करता है ना। ऐसे जैसे बात करूँ, ये न्यूक्लियर है। दूसरा एक और होता है हिप्पोकैम्पस लोब है। लोब बोले तो इसमें न्यूक्लियर होते हैं खूब सारे, इसलिए लिख दिया ये कि नाम हिप्पोकैम्पस। ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, जानते हो ना, गजनी पिक्चर देखी ना, उसमें क्या होता है? आमिर खान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है ना, कोई थोड़ी सी चीज फटाफट वो भूल जाता है 30 मिनट के अंदर अंदर। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी जिसको अपन बोलते हैं STM को लॉन्ग टर्म यानी कि हमेशा के लिए परमानेंट याददाश्त में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है, यानी LTM। STM को किस में बदल दिया? LTM में। शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में बदल देता है। क्लियर? और इस तरह से खूब सारे न्यूक्लियाई हैं। जैसे हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई की बात करें, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ये क्या करता है? ये है हमारे लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करता है। लैंगिक व्यवहार को अपन
वन वर्ड में कहते हैं लिबिडो। क्या कहते हैं? लिबिडो। आपका लैंगिक व्यवहार महिलाओं और पुरुषों के प्रति कैसा है उसको नियंत्रित करता है भाई। लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है कौन? कौन सा? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ये कुछ न्यूक्लियस है जो मैंने आपको बता दी है। क्लियर? क्लियर? नोट, क्वेश्चन इस नोट में से आएगा। लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर निम्न को नियमित करता है, इनको कंट्रोल करता है। देखो क्या 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 भाई, क्या क्या कंट्रोल करता है देखिए आप। एक्साइटमेंट, उत्तेजित, एक्साइटमेंट, आपका सिलेक्शन हो गया, आप कूद रहे हो, मस्ती कर रहे हो, है ना, उत्तेजित हो गए हो आप। और आज एक्साइटमेंट हो गया। प्लेजर, प्लेजर का मतलब खुशी। रेज, रेज यानी बदले की भावना। लव, हेट, ये सारे जो आप देख रहे हो मैं जो लिख रहा हूं। डर, डर भी तो लगता है। फियर और आपके इमोशन, इमोशनल, ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? आपके लिम्बिक सिस्टम करता है। किसके साथ मिलकर? हाइपोथैलेमस के साथ। ये सारे फंक्शन हो गए। क्लियर? चलिए, अकेला नहीं करेगा, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर करेगा, ध्यान रखेगा ना, अकेला नहीं कर सकता। ये आपके लिम्बिक सिस्टम लिखिए फटाफट। और अब अपन शुरू करेंगे मध्य मस्तिष्क। ओके, चलिए, ये आपके अग्र मस्तिष्क जो सबसे बड़ा है भाई, वो पूरा हुआ है। कितने लेक्चर खा गए? 3 लेक्चर खा गए। अब अपन बात करेंगे इसकी मध्य मस्तिष्क की। छोटा सा ही है। अब शुरू हुआ आपके कौन सा? मिड ब्रेन भाई, जिसको अपन कहते हैं मीजेनसिफेलॉन, मिड ब्रेन। और इसके अंदर 2 मुख्य संरचनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपके सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती है, यह इसका दूसरा नाम था डक्ट ऑफ आइटर। और दूसरी जो संरचना थी वो थी पिंड चतुष्ट। याद कीजिए, पिंड चतुष्ट, इसको अपन ने कहा था कोरपोरा क्वाड्री जेमिना। 4 पिंडों का समूह है। क्या कहलाता था? कोरपोरा क्वाड्री जेमिना। ये 2 भाग है भाई इसके, एक तो ये है और एक ये है। डायग्राम बनाने थे, इससे पहले कुछ काम की बातें लिखते हैं। पहला, मिड ब्रेन में कैविटी अनुपस्थित होती है, अर्थात ये भाग ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। बोले तो सॉलिड होता है, ध्यान रखना। कोई कैविटी नहीं है इसमें। डायग्राम बनाए इसका अपन। ये मध्य मस्तिष्क का मैंने एक अनुप्रस्थ काट बनाया भाई। ये लीजिए, ये कौन सा है? मिड ब्रेन। और बीच में जब अपन अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो बीच में आ जाएगी वो डक्ट, नलिका, जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ रही है। कौन सी डक्ट है ये बीच में? ये बीच वाले डक्ट का नाम क्या हो गया? सेरिब्रल
एक्वीडक्ट, या दूसरा नाम वहां लिखा हुआ देखो, डक्ट ऑफ ईटर। सही बात है। एक संरचना तो ये होगी। दूसरी संरचना अपन ने कहा इसमें 4 पिंड पाए जाते हैं, तो देखिए आप, एक पिंड ये रहा, एक पिंड ये रहा, कितने हो गए? 2 पिंड। एक पिंड ये रहा और एक पिंड ये रहा, कितने पिंड हो गए? 4 पिंड। जो ऊपर वाले 2 पिंड है, ये वाले, ये 2 पिंड, इनको अपन कहते हैं सुपीरियर। ऊपर की ओर है तो नाम क्या आ गया? सुपीरियर। पिंड को अपन मेडिकल साइंस में कहते हैं कोलिकुलस। क्या कहते हैं? कोलिकुलस। तो ये क्या नाम हो गया? सुपीरियर कोलिकुलस। और इनका संबंध होता है किससे? दृष्टि से। किससे? विजन से। किससे रिलेटेड है ये? विजन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे देखने की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन? सुपीरियर कोलिकुलस। क्लियर? अब नीचे जो मैं क्रॉस बना रहा हूं, ये है आपके दूसरे कोलिकुलस, जिसको आप क्या बोलोगे? होते ऊपर वाले तो नाम हो गया सुपीरियर, ये नीचे है तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर का अपोजिट क्या हो गया भाई? इन्फीरियर। तो ये हो गए कौन से? इन्फीरियर कोलिकुलस। ये भी संख्या में कितने? 2। करेक्ट। इनका काम किससे होगा? ये संबंधित है किससे? हियरिंग, यानी सुनने से संबंधित, यानी कि रिलेटेड है। किससे संबंधित है ये विजन से था, देखने से। ये हियरिंग। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा कि सुपीरियर का क्या कार्य है और इन्फीरियर का क्या कार्य है। करेक्ट? ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात, ये पिंड आपस में इधर तंत्रिकाओं के गुच्छों से जुड़े होते हैं। ये लो साहब, जुड़े हुए ना? देखिए, तो लाइन क्या होगी? सुपीरियर कोलिकुलस तथा नीचे वाले क्या नाम रखा आपने? इन्फीरियर कोलिकुलस आपस में न्यूरॉन्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। सही बात है, जुड़ेंगे तभी तो कार्य होगा ना। जुड़े रहते हैं। इन्हें पेडंकल या क्रस सेरिब्राई कहते हैं। ध्यान रखना, पूछ ले पेडंकल क्या है? कुछ नहीं है, एक्सोन का गुच्छा है जो आपस में इनको जोड़ रहा है। ये देखिए, ये वाला, ये गुच्छे को क्या कहेंगे? न्यूरॉन के, एक्सोन के गुच्छे को क्या बोलोगे आप? क्या न्यूरॉन का ही है? नोडो, क्या बोलोगे आप? क्रस सेरिब्राई या पेडंकल। तो 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं कि क्रस सेरिब्राई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। पेडंकल और क्रस सेरिब्राई बेसिकली न्यूरॉन है जो आपस में इनको जोड़ कर रखते हैं, चारों पिंडों। ये आ गए सुपीरियर, SC लिख देता हूँ, सुपीरियर कोलिकुलस। ये लिख देता हूँ IC, इन्फीरियर कोलिकुलस। IC का मतलब इन्फीरियर कोलिकुलस, SC का मतलब सुपीरियर। ये है आपके मिड ब्रेन और उसके 4 लोब। ये लिखिए फटाफट। फिर शुरू करते हैं अपन हाइंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जितना आपने कोई काम का है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। सवाल जो आते हैं वो किस में से आते हैं? हाइंड ब्रेन में से आते हैं। या तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क से 2 ही कार्य है। सुपीरियर वाला किससे? विजन से संबंधित। इन्फीरियर वाला किससे? हियरिंग से संबंधित। बस हो गया। चलिए, चलिए हाइंड ब्रेन लगाइए नेक्स्ट। और हाइंड ब्रेन में आपको पता ही है, हमने वर्गीकरण में लिख ही लिया था। तीसरा पार्ट लिखिए ब्रेन का, इसका नाम है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन को अपन क्या कहते हैं? रोम्बेन सिफेलॉन।
कहते हैं। और इसके अपन ने 2 पार्ट किए थे, याद करो आप, कौन कौन से? एक था मेटेनसिफेलॉन और एक था माइलेन। तो यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मेटेनसिफेलॉन तो सब में आना ही है, पता ही आपको। और माइलेन, इसके अंदर 2 पार्ट थे, कौन कौन से? एक तो था पोन्स और एक था इसके अंदर सेरिबेलम। सही बात है, सेरिबेलम, जिसको अपन कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, यानी छोटा दिमाग। ये 2 चीजें तो आएगी इसमें। और माइलेन के अंदर एक ही आएगा, कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन आएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये 2 पार्ट इसके अंदर अलग अलग अपन पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट लेते हैं, जिसका नाम है मेटेनसिफेलॉन। और मेटेनसिफेलॉन के अंदर 2 पार्ट कंसिडर होते हैं, एक तो पोन्स और एक सेरिबेलम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर किसकी? पोन्स की बात करते हैं। किसकी? पोन्स। तो पहला पार्ट आ गया कौन सा? पोन्स। पोन्स का अपन इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, जिसका मतलब निकलता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुलिया, जो 2 रास्तों को आपस में जोड़ रहा होता है। कैसे? अगर पोन्स की पोजीशन की बात करें तो ऊपर कौन आएगा बेटा? मिड ब्रेन आएगा। मिड ब्रेन के नीचे कौन आएगा? पोन्स आएगा। और पोन्स के नीचे कौन आएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा। तो आप देखिए इस तरह से ये आपके अरेंजमेंट हो गया। यानी अगर आपको कोई पूछे पोन्स की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में। तो एक दोनों के बीच में एक सेतु का कार्य कर रहा है, एक ब्रिज का कार्य कर रहा है। ठीक है ना? चलिए अगली बात अपन करें तो सबसे पहले देखो आगे जो पोन्स है, पोन्स में सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये अपन ने रेस्पिरेटरी में पढ़ रखा है। पोन्स का कार्य क्या? आपको कार्य याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कार्य क्या है? इसमें रेस्पिरेटरी यानी श्वसन वाला काम ही है इसका, और कुछ नहीं। इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स पाए जाते हैं। सही बात है, पाए जाते हैं। अर्थात सबसे छोटा भाग है ये, अर्थात यह है श्वसन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसका? श्वसन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सही बात है, हमारे श्वसन की क्रिया का नियमन कौन करता है? पोन्स करता है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा है? न्यूमोटैक्सिस। याद करो, श्वसन तंत्र में अपन इसमें न्यूमोटैक्सिस केंद्र होता है जो बलपूर्वक, कौन सा भाई? बलपूर्वक, जैसे मैं सांस लेता हूं, याद करो, जोर से गहराई से सांस लेता हूं, बलपूर्वक श्वसन, अंत्य श्वसन हो चाहे बाह्य श्वसन, बलपूर्वक अंत्य श्वसन को कंट्रोल करता है। तो इसका मेन कार्य एक ही है, क्या भाई? बिल्कुल। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को, एमओ का मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा को मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क से जोड़ता है। क्या करता है? ये जोड़ता है। क्लियर? चलिए, ये पोन्स का मुख्य कार्य है साहब, श्वसन, रेस्पिरेटरी सेंटर को रेगुलेट करना, श्वसन क्रिया का नियमन करना। देखिए फटाफट फिर अपन लेते हैं कौन सा? सेरिबेलम। लिखिए फटाफट, पोन्स। अब लेते हैं नेक्स्ट सेरिबेलम। हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट लगाइए सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है आपके दूसरा पार्ट, वो है सेरिबेलम, जिसको अपन कहते हैं स्मॉल ब्रेन। क्या कहते हैं? छोटा दिमाग। वो मूवी देखिए क्रांतिवीर, उसमें नाना पाटेकर कहता है इधर पीछे नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है। तो ये छोटा दिमाग है, ये ध्यान रखना, स्मॉल ब्रेन। क्लियर? देखिए सबसे पहली बात, ये
भाग जो सेरिबेलम है, जिसको अपन हिंदी में अनुमस्तिष्क, अनु यानी छोटा, ये भाग सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क से, सेरिब्रम से पृथक होकर यानी अलग होकर बनता है, पृथक होकर बनता है, इसलिए इसको कहते हैं अपन क्या, छोटा दिमाग। किससे बनाई है, हमारे प्रमस्तिष्क, जो आगे वाला प्रमस्तिष्क से इसी का ही पृथक होकर एक भाग बनता है, उसे अपन कहते हैं सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। इसका बाह्य भाग पर, बाह्य भाग का मतलब क्या था बताओ, बोलो भाई, कॉर्टेक्स पर, बाह्य भाग यानी कॉर्टेक्स पर गायराई व सल्काई पाए जाते हैं, पता है ना, सेरिबेलम पर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसका बाह्य भाग ग्रे मैटर का होता है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा सेरिब्रम था आपने प्रमस्तिष्क से, ग्रे मैटर का होता है तथा आंतरिक भाग यानी अंदर वाला इसका होता है व्हाइट मैटर का। भी डायग्राम बनाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। ग्रे मैटर का और व्हाइट मैटर का होता है। तीसरा, इसमें ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के अंदर धंसकर एक पेड़ के समान संरचना बनाता है, जिसे प्राण वृक्ष या लाइफ ट्री, या एक वर्ड और है ग्रीक भाषा में इसका अर्बोरविटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रे मैटर जो है वो व्हाइट मैटर के अंदर धंस जाता है और अर्बोरविटी नामक संरचना बनाता है, जहां पर खूब सारे सिनेप्स बनते हैं। यदि इस स्थान पर चोट लग जाए तो व्यक्ति तुरंत प्रभाव से उसी जगह ऑन द स्पॉट मर जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क में पुरकिंजे सेल, ध्यान रखना, पुरकिंजे फाइबर तो पाए जाते हैं हार्ट में, और पुरकिंजे सेल यहां पाई जाती है। पुरकिंजे सेल्स, बास्केट सेल, गोल्जी सेल, गोल्जी बॉडी नहीं सेल है, गोल्जी सेल, सैटेलाइट सेल पाई जाती है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है पुरकिंजे सेल और पुरकिंजे फाइबर। ये कहाँ, फाइबर तो होते हैं हार्ट में, सेल होती है सेरिबेलम में। सेरिबेलम में 3 पिंड पाए जाते हैं। कितने पिंड होते हैं? 3। एक तो होता है राइट अनुमस्तिष्क और एक होता है लेफ्ट अनुमस्तिष्क। पिंड गोला सेरिबेलम, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का मतलब बता रखा मैंने आपको, अर्ध गोला, और एक हो जाएगा लेफ्ट सेरिबेलम हेमीस्फेयर, और तीसरा पिंड हो जाएगी जिसका नाम है वर्मिस। क्या नाम है? वर्मिस लोब। ये लीजिए, 3 पिंड पाए जाते हैं। ये लिखिए, फिर डायग्राम बना के समझाता हूँ सारी चीजें। हो गया भाई? चलिए, तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने लाइनें लिखाई है आपको। स्मॉल ब्रेन होता है और
सेरिब्रम के द्वारा ही बनता है ये, उसी का ये पृथक हुआ भाग है, बाहर ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर, ठीक है ना। और ग्रे मैटर व्हाइट मैटर के अंदर धंस जाता है, जिसके पेड़ के समान संरचना बन जाती है, जिसको अपन कहते हैं लाइफ ट्री आर्बोरविटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सेंसिटिव जगह होती है, यहाँ पर खूब सारे सिनेप्स बनते हैं। देखिए डायग्राम देखिए आप कैसे, ये बीच का लोब है और ये लोब मैंने साइड में बना दी। देखो बटरफ्लाई की आकृति का होता है ये सेरिबेलम। बटरफ्लाई बना दो आप। बीच वाला कौन सा पिंड आ गया? वर्मिस। कौन सा पिंड आ गया? वर्मिस लोब। बीच का पिंड आ गया वर्मिस। ये आ गया कौन सा? राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये हो गया लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेरिबेलर ही है, अनुमस्तिष्क ही है, ठीक है ना। बाहर वही आ गया सेम उभरा हुआ भाग, क्या बिल्कुल सेरिब्रम गाय रही। धसा हुआ भाग कौन? सल्काई। बाहर कौन होता है? ये ग्रे मैटर। बाहर वाला कौन सा? ग्रे मैटर। अंदर वाला कौन सा बताइए? व्हाइट मैटर। सब कुछ आता है आपको, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ये इनर है और ये आउटर है, ये तो पता ही है आपको, गाय रे सल्काई होते हैं। उभरा हुआ भाग ये धसा हुआ भाग, ये राइट सेरिबेलर हो, राइट अनुमस्तिष्क अर्धगोलार्ध, बीच में वर्मिस पिंड। अब ये ग्रे मैटर अंदर धंस जाता है और इस पेड़ के समान संरचनाएं बन जाती है। 1 2 और ये 3। इसमें भी 3 बनेगी, 1 2 और ये 3। कैसी बन गई संरचना? ये पेड़ के समान बन गई है ना। पेड़ के समान बनी संरचना को अपन कहते हैं अर्बोर विटी, या इसको अपन बोलते हैं लाइफ ट्री, है ना, प्राण वृक्ष। इस जगह लगते ही व्यक्ति तुरंत प्रभाव से ऑन द स्पॉट मर जाता है। ये लीजिए सर, ये आगे इसकी संरचना। तो लोब कितने हो गए? 1 लोब, 2 लोब और सेंटर वाला कौन सा हो गया? 3 लोब। तो 3 लोब हो गए साहब इसके अंदर। ये है आपके सेरिबेलम। क्लियर? चलिए साहब ये लिखिए, फिर अपन लिखते हैं सेरिबेलम के कार्य। ये कैसे आ गया? बटरफ्लाई आकृति का है। कैसा है ये? बटरफ्लाई शेप्ड। कौन? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम है। अब आइए नेक्स्ट, कार्य। भाई चलिए, कार्य लिखिए। सेरिबेलम का मुख्य कार्य बॉडी का संतुलन यानी बैलेंस बनाना है। इसी कारण सेरिबेलम को गायरोस्कोप ऑफ बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायरोस्कोप ऑफ बॉडी कहा जाता है। किसको? क्योंकि हमारे बॉडी का ये बैलेंस बनाता है। क्लियर? बॉडी बैलेंस, शरीर का संतुलन, बॉडी का पोस्चर, यानी पोस्चर यानी सीधा एकदम, कहते हैं ना कमर सीधी करके बैठ, तो वो बॉडी का पोस्चर होता है। बॉडी पोस्चर, आदि को बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस तथा पेशियों में, इसमें पेशियों में तनाव को, यानी कि मसल टोन, पेशियों में एक तनाव होता है, खींची हुई रहनी थी, ऐसे नहीं ढीली पड़ जाए पेशियां।
पेशियां खिंची हुई रहेगी तभी अपन ढंग से चल पाएंगे। पेशियों में तनाव यानी मसल टोन को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट, शराब पीने पर सर्वाधिक प्रभावित भाग सेरिबेलम होता है। यानी जब दारू पी लेता है व्यक्ति, शराब पी लेता है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू हो जाता है। सर्वाधिक प्रभावित भाग कौन सा है? बोलो भाई, प्रभावित भाग कौन है? सेरिबेलम होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा प्रभावित होता है ड्रिंक करने पर? सर्वप्रथम प्रभावित भाग सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है। ध्यान रखना भाई, यानी अल्कोहल में सबसे पहले प्रभावित कौन सा होगा? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। लेकिन सबसे ज्यादा बाद में जब व्यक्ति शराब पीता है तो पहले बहकी बहकी बातें करना शुरू करता है, तो उसका मतलब वो कौन सा भाग गया? उसका सेरिब्रम गया है। यानी पहला प्रभावित भाग सेरिब्रम है। लेकिन जैसे जैसे उसका असर आना शुरू होता है वो टेढ़ा मेढ़ा चलना लगता है, गिर जाता है, यानी उसका बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है। तब कौन सा प्रभावित हुआ है? सेरिब्रम। तो सर्वाधिक प्रभावित भाग तो कौन सा है? सेरिबेलम। यानी कि सर्वप्रथम प्रभावित भाग कौन सा है? वो सेरिब्रम है। क्लियर? ओके गाइस, कल अपन बात करेंगे तीसरा भाग है जिसका नाम है मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके, तो आज खूब सारा पढ़ा अपन ने, ध्यान से पढ़े, फंक्शन पर ज्यादा फोकस करें और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं कल वापस आपसे।